इस पूरी लिस्ट की अगर हम बात करें तो इस पूरी लिस्ट में 9 ऐसी महिला कैंडिडेट हैं जिनको चुना गया है बीजेपी की तरफ से। कई इस बार रिपीट भी हैं और कई नए चेहरे भी हैं। 9 महिलाओं को टिकट देकर प्रतिनिधित्व की बात होगी तो इस पर भी क्या सवाल उठेगा कि सिर्फ क्या 9 महिलाओं को ही बीजेपी ने इस बार चुना है? नहीं, देखिए बिल्कुल विभा, सही बात है। अगर 71 की लिस्ट में 9 है तो महिलाओं के मन में ये होगा कि भाई नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है तो क्या, लेकिन अभी दूसरी लिस्ट आनी बाकी है, 30 सीटें और आने बाकी है। उसमें देखना दिलचस्प होगा कि उसमें कितनी महिलाओं को संख्या मिलती है, कितने जगह मिलता है। लेकिन कई बार ऐसे समीकरण होते हैं कि हो सकता है कि जब जेडीयू की लिस्ट आए या फिर चिराग पासवान की लिस्ट आए, बाकी हम और मांझी जी की लिस्ट आए, तो उसमें कितने महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलता है। क्योंकि अगर इसमें देखें तो बीजेपी ने भले ही 9 उतारे, लेकिन अब पूरे एनडीए में 243 सीट में महिलाओं को प्रतिनिधित्व कितना मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल आपका महिलाओं के नाम की अगर बात करें आनंद, तो इसमें कोई ऐसा नाम जो चौंकाने वाला दिख रहा हो, जिसकी उम्मीद नहीं थी और वो नाम इसमें शामिल हो, क्या हो? देखिए, औराई से रमा निषाद नए चेहरे हैं। जो रमा निषाद है वो नए चेहरे के तौर पे आई हैं। और इसके अलावा अगर इस लिस्ट में देखें तो एक श्रेयसी सिंह है जो पहले से ही रह चुकी हैं, वो नए चेहरे के तौर पे नहीं जानी जाएंगे, वो पहले से इन पे। अरुणा देवी है वारसलीगंज से, वो भी उम्मीदवार बनी है। तो बीजेपी ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट पुराने चेहरों पर ही दाव लगाया है और बीजेपी की कोशिश है कि भाई जब हम नए फेरबदल कर रहे हैं तो कोई ऐसी तस्वीर ना आ जाए जिससे परिस्थितियां कुछ और दिखे। किशनगंज को लेकर आपका कैलकुलेशन क्या कहता है आनंद? स्वीटी सिंह किशनगंज से बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई हैं, सीमांचल का ये इलाका है। देखिए बिल्कुल, और वो भी मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पे बीजेपी ने स्वीटी सिंह को उतारा है। ये दिलचस्प है चूंकि एमआईएम भी अपने उम्मीदवार को उतारेगा, कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार को उतारेगा और जन स्वराज की तरफ से भी उम्मीदवार उतरेंगे। तो 3 मुस्लिमों की लड़ाई में कहीं स्वीटी सिंह का लॉटरी ना निकल जाए। इसके पहले भी सिकंदर सिंह नाम के एक विधायक हुआ करते थे किशनगंज से, जो एक बार जीत चुके हैं। तो बीजेपी को लगता है कि शायद स्वीटी सिंह के उतरने से अगर वोटों में बिखराव होता है मुस्लिम वोटरों में, तो शायद उनके उम्मीदवार को जीत हासिल मिल जाए। रेणु देवी जो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और वो बेतिया से चुनाव जीत के आई हैं, तो उन पर भी दाव लगाकर बीजेपी ने एक तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश की। अति पिछड़ा कार्ड भी खेला और महिला कार्ड भी खेला है। इसके अलावा गायत्री देवी जो परिहार से वर्तमान में विधायिका हैं और यादव समाज से आती हैं और बहुत मुखर नेता मानी जाती हैं, उन्हें भी बीजेपी ने टिकट देकर साफ साफ कर दिया है कि वो अनुभव के साथ साथ जातीय समीकरण को भी देकर वो उम्मीदवार उतारे। नरपतगंज से इस बार नए नाम के तौर पर देवंती यादव को उतारा गया है। तो देवंती यादव चेहरे के तौर पे भी है और महिला के नाते इन्हें पहली बार मौका मिला है। इसके अलावा स्वीटी सिंह जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, प्राणपुर से नीता सिंह को उतारा गया है, वो भी काफी मजबूत नेता मानी जाती है। कोढ़ा से कविता देवी ये नए उम्मीदवार के तौर पे आई हैं। तो ये जमुई सीट को अगर लेकर देखें आनंद, श्रेयसी सिंह हालांकि वो पहले से आश्वस्त भी नजर आ रही थी, कह रही थी कि भाई पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर हमारी जिम्मेदारी होती है, जो दायित्व सौंपा जाता है उसे निभाया जाता है। तो श्रेयसी सिंह पर एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से भरोसा जताया गया है, जमुई सीट से उन्हें उतारा गया है। देखिए, जमुई सीट पे पिछले बार भी श्रेयसी सिंह काफी कंफर्ट स्थिति में थी और अच्छे मत से भी जीती थी। इस बार दोबारा जब उनको पार्टी ने दायित्व दिया है तो इतना तो है कि स्वीटी इसके पहले भी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही देखा था, वो चुनावी कैंपेन में लगी होती, यानी कि उन्हें पहले इशारा हो चुका था कि श्रेयसी सिंह को इस बार टिकट फिर से मिलने वाला। तेज तरार हैं, बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन हैं और विधानसभा में जब वो आती हैं तो उनकी एक अलग तस्वीर भी देखने को मिलती है। और बिहार का भी खेल के राष्ट्रीय पटल पे हो या अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बिहार का नाम भी रोशन करती हैं। तो बीजेपी इन्हें आने वाले समय में एक बड़े नेता के तौर पे उभारने की कोशिश कर सकती है। क्योंकि आनंद, अगर गिरिराज सिंह की नसीहत वाले पोस्ट को देखें या बयान को देखें तो क्या इस लिस्ट को लेकर ये सवाल उठाया जा सकता है क्या कि भाई कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो गई? क्योंकि अगर ज्यादातर सिटिंग विधायक रिपीट हो रहे हैं, तजुर्बेकार लोगों को फिर से मौका दिया जा रहा है, तो फिर इसमें तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। देखिए, अब तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा विभाग, क्योंकि जब टिकट का घोषणा हो जाता है, जब उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाती है, तो उसके बाद
कई तरह की प्रतिक्रिया आने लगती है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ नए चेहरे भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संजय टाइगर जो लंबे समय से पार्टी में काम करते रहते, पहले संदेश से लड़े थे लेकिन हार गए थे, उसके बाद वो हाशिए में थे। इस बार पुराने कार्यकर्ताओं के तौर पे उन्हें उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने आरा से। ये बेहद दिलचस्प है, जबकि आरा से कई लोग थे, अमरेंद्र प्रताप सिंह जो काफी वरिष्ठ नेता थे, और वहां से आरा से आर.के. सिंह भी आते हैं जो लोकसभा चुनाव हार गए थे। विशाल सिंह के भी नाम की चर्चा थी, कई नामों की चर्चा थी। आनंद, इस पूरी लिस्ट को क्या एक बैलेंस लिस्ट मानकर चला जाए जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी है, युवाओं का प्रतिनिधित्व भी है, और इसमें तजुर्बे का भी प्रतिनिधित्व है, और कार्यकर्ताओं को भी तरजीह दी गई है। बीजेपी ने सभी का ख्याल रखा, एक बैलेंस चार्ट बनाया है जो कार्यकर्ताओं की लिस्ट के तौर पर सामने है। बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अति पिछड़ा समाज से, वैश्य समाज से भी अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है, दलित समाज से भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, यादव समाज से भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसके अलावा सवर्ण समाज से भी है, इसके अलावा आपके अति पिछड़ा समाज से भी है, कुशवाहा समाज को भी साधने की कोशिश की गई है। तो ये दिलचस्प है, और साथ में फिर महिलाओं को भी साधने की कोशिश की गई है। इसमें वैश्य समाज हो, अति पिछड़ा हो, एक पूरन लाल टुड्डू जो एसटी समाज से आते हैं, उन्हें भी टिकट देकर एसटी समाज को साधने की कोशिश की गई है। तो आनंद, चूंकि जातीय जनगणना के बाद पहली बार ये चुनाव हो रहा है बिहार में, और उसके आधार पर ईबीसी ओबीसी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए पार्टियों ने बहुत स्ट्रेटेजी बनाई। क्या वो कॉम्बिनेशन इसमें सटीक बैठता हुआ दिख रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया विवाह, बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया कि अगर शुरुआत ही करेंगी बेतिया से रेणु देवी, तो वो अति पिछड़ा समाज से आती हैं, तो आप समझिए कि शुरुआत बीजेपी ने वहाँ से किया है। प्रमोद कुमार सिन्हा है, या फिर श्याम बाबू यादव समाज से आते हैं, राणा रणधीर समाज से आते हैं, प्रमोद कुमार अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो ये बीजेपी ने इस बार जिस तरीके से नंबरिंग की है, और जैसे अगर हम ऊपर से सिलसिलेवार ढंग से देखें तो अति पिछड़ा, दलित, सवर्ण, वैसे तमाम समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। दिलचस्प 71 उम्मीदवारों के लिए से अभी 30 सीट बचा हुआ है, तो उस 30 सीट में कैसे उम्मीदवार और कौन से जातीय समीकरण साधा जाएगा बीजेपी की तरफ से, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी की कोशिश रही है कि इस बार पहले लिस्ट में तमाम जातीय, बिल्कुल आपने सही कहा कि जातिगत गणना के बाद तमाम पार्टियों की निगाहें इस बात पे थी कि कौन सी पार्टी पहली लिस्ट जारी करती है, और एनडीए की तरफ से बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी करके ये साफ संकेत दे दिया है कि उसकी भी नज़र इस बात को लेकर है कि जातीय समीकरण के हिसाब से बीजेपी पर कोई सवाल न खड़ा हो, क्योंकि अब जब दूसरे महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे तो उनकी भी नज़र इस लिस्ट पे रहेगी कि इस लिस्ट। आनंद, जो दर्शक अभी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उन दर्शकों के लिए एक बार जरा फिर से बताइए, कौन सी ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू ने छोड़ी और बीजेपी के पास आ गई? ये त्याग जेडीयू की तरफ से किया गया, क्योंकि यही तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है जिसे बिठाने की वजह से इतना वक्त लग गया उम्मीदवारों की लिस्ट को सामने लाने में। देखिए, निश्चित तौर पे कई सारे ऐसे सीट हैं, जैसे एक सीट है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्णिया, कटिहार, प्राणपुर, कोड़ा, सहरसा, गौरा, बराम, दरभंगा, ये सब ऐसे सीटें जो बीजेपी के पास थी। और आई एक नई सीट थी जहां से बीजेपी पहले भी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। इसके अलावा बैकुंठपुर, जहां से भले ही मिथिलेश तिवारी हार गए थे, लेकिन जेडीयू की निगाह इस सीट पे थी, लेकिन जेडीयू को नहीं मिली। दरौंदा से करणजीत सिंह पहले से ही थे। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा सीटों का बदलाव नहीं हुआ है विवाह। एक सीट तारापुर है जहां से सम्राट चौधरी, जिसके पहले बीजेपी के उम्मीदवार जीत कर आए थे, उनके जगह सम्राट चौधरी को जगह मिली है। इसके हमारी अलावा खबर पर एक तरीके से मोहर लग गई आनंद, क्योंकि तारापुर से इस बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। ये खबर हमने सबसे पहले दिखाई थी, और जब लिस्ट जारी हुई है तो तारापुर से सम्राट चौधरी ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सम्राट चौधरी के बारे में भी हम लोगों ने चलाया था, और मंगल पांडे के बारे में चर्चा था कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, और मंगल पांडे को भी टिकट मिला है। और जाहिर सी बात है, दो बड़े चेहरे, अगर सिवान से मंगल पांडे को उतारा गया है तो एक बार बार प्रशांत किशोर ने भी चुनौती दी थी कि हिम्मत है तो मंगल पांडे चुनाव लड़के दिखाएं, और पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। ऐसी ही चुनौती सम्राट चौधरी को भी दी गई थी। सम्राट चौधरी को भी पार्टी ने तारापुर से उतार कर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि बीजेपी अपने फ्रंट लाइन के जो नेता हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतार के
अपने विरोधियों को बड़ा जवाब देना चाहती है। कई तरह की चर्चाएं थी कि क्या सम्राट चौधरी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, मंगल पांडे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। लेकिन अब सम्राट चौधरी और मंगल पांडे ने चुनावी मैदान में उतरने का जो इरादा किया और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। इससे बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी पे उनके नेताओं पे कुछ भी आरोप लगे, लेकिन बीजेपी अपने नेताओं के और इस वक्त आनंद जरा दर्शकों को इस लिस्ट से जुड़ी हुई बड़ी बातें भी बता दें। बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसकी बड़ी बातें क्या है? 9 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। ज्यादातर पुराने चेहरों पर भरोसा बीजेपी ने यानी कि पार्टी ने जताया है। एमएलसी भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अब इनमें नाम जरा जानते चलिए। सम्राट चौधरी, मंगल पांडे चुनावी मैदान में। सम्राट चौधरी तारापुर से, मंगल पांडे सीवान से। पूर्व एमपी रामकृपाल यादव भी इस बार ताल ठोकते हुए नजर आएंगे बीजेपी की टिकट पर। नंदकिशोर यादव का हालांकि टिकट कट गया है, क्योंकि इसकी चर्चा पहले से थी कि नंदकिशोर यादव का संभवतः टिकट कट सकता है। पटना साहिब और कुम्हरार से नए चेहरे को उतारा गया है, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट काटा गया है। ये बड़ी जानकारी इस लिस्ट के बाद जो निकलकर सामने आती हुई, और कई मंत्रियों पर बीजेपी ने दांव लगाया है कि भाई आप जाइए ग्राउंड पर जाकर जनता के बीच आपकी पैठ कितनी है, स्वीकार्यता कितनी है, ये आपको साबित करना होगा और उसके लिए यही परीक्षा की घड़ी है। जातीय समीकरण का पूरा कॉम्बिनेशन ख्याल रखा गया और उसी के आधार पर ये लिस्ट तैयार की गई है जो इस वक्त हमारे पास है। और एक एक सीट पर कौन चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहा है, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ क्या बड़ी बातें हैं, इस लिस्ट में 9 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है जिन्हें चुनावी मैदान में टिकट के साथ उतारा गया है, भरोसा जताया गया है। साथ ही साथ जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है। जातीय जनगणना के बाद से ये पहली चुनाव हो रही है बिहार में जिसमें इस बात का कैलकुलेशन का ध्यान सभी संभवतः पार्टियों की तरफ से रखा जा रहा है, जिसकी चर्चा भी लगातार हम आनंद से कर रहे हैं। आनंद, देखा गया इस पूरी लिस्ट को तो एक बात जो निकलकर सामने आती है कि बीजेपी ने मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारा, कई ऐसे लोगों के टिकट काट दिए जिनको लेकर परफॉर्मेंस के आधार पर वो सटीक नहीं बैठ रहे थे। प्रताप सिंह की बात कर लें, अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कट जाता है। पटना साहिब और कुम्हरार से नए चेहरों को उतार दिया जाता है। देखिए बिल्कुल आरा से अमरेंद्र प्रताप को टिकट नहीं मिला है। काफी अनुभवी नेता थे, बिहार के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। उम्र का भी हवाला नहीं दिया जा सकता है। अगर उम्र का हवाला दिया जाता तो शायद बगल में राघवेंद्र प्रताप जो बड़ारा से उम्मीदवार है उनकी भी उम्र लगभग आसपास अमरेंद्र प्रताप सिंह की बराबर ही होगी, लेकिन पार्टी ने उन्हें दिया है। यानी कि पार्टी ने सिर्फ अनुभव को नहीं देखा है बल्कि विनिंग फैक्टर को भी ध्यान में रख के टिकट दिया है। जो भी सिटिंग जो भी बिहार सरकार के मंत्री बीजेपी कोटा से थे, अधिकांश लोग को रिपीट करने का मतलब है कि बिहार एनडीए सरकार ने एक माफ कीजिएगा नंदकिशोर यादव का टिकट किस आधार पर काटा गया, क्या ये जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि यहाँ तो तजुर्बा भी था कई चुनावों को देखने का, समझने का, उस पर बैठने का और रणनीति को लोगों तक पहुंचाने का अनुभव रहा, लेकिन नंदकिशोर यादव का टिकट कट गया है। देखिए, नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी थे और पटना साहिब में उन्होंने काफ़ी काम भी किया था और काफ़ी पुराने नेता भी हैं। लेकिन ये दिलचस्प है कि उनके जगह काटकर और कुशवाहा समाज के एक शख्स को वहाँ पे टिकट दिया गया है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि नंदकिशोर यादव काफ़ी मुखर नेता माने जाते हैं, लेकिन पिछले बार ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे और इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर ये भी साफ कर दिया कि शायद बीजेपी के पास कोई ऐसी रिपोर्ट हो सकती है पटना साहिब को लेके जो एक आधार हो सकता है। लेकिन मैंने आपको एक और भी बात बताने की कोशिश की है। इस बार बीजेपी ने अपने जितने भी बीजेपी मंत्री थे उनको अधिकांश लोगों को रिपीट किया। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है विवाह कि बीजेपी ये कहना चाह रही है, मैसेज देना चाह रही है बिहार की जनता को कि हमने 5 सालों में बिहार में काफ़ी काम किया है और हमारे मंत्रियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसका परिणाम है कि बिहार में आज जो उनका दावा होता है कि बिहार में हमने बहुत काम किए विकास के। अगर आप किसी मंत्री को हटाते हैं तो आप पर ये भी सवाल खड़े हो सकते हैं कि जब आपने अपने मंत्री को हटाया इसका मतलब कि मंत्री का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, यानी कि आपके सरकार के विकास के दावे पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो यानी कि जिस फीडबैक की बात हम कर रहे थे कि भाई पार्टी के स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया, कई चरणों में उनसे उनकी राय शुमारी की गई और जानकारी ली गई कि आखिर किसे विनिंग फैक्टर के तौर पर देखा जाए, किसे न देखा जाए, किसका टिकट कटे और किसे रखा जाए। उस आधार पर ये कैलकुलेशन और ये लिस्ट तैयार की गई है। बीजेपी की
इस पहली लिस्ट में 9 महिला प्रत्याशियों को दिया गया है चुनावी टिकट और इस लिस्ट में शुरुआत जो है वो रेणु देवी के साथ ही, जिसकी चर्चा आनंद आप भी कर रहे थे कि ये कैलकुलेशन जातीय समीकरण वाला जो है वो लिस्ट की शुरुआत पहले नाम से ही बीजेपी में नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। यानी अगर इस लिस्ट को देखें तो पहला नाम महिला से, यानी कि बीजेपी ने भी मैसेज देने की कोशिश की होगी इस लिस्ट के माध्यम से कि हमारे लिए महिलाएं सबसे ऊपरी प्राथमिकता के तौर पे है। और रेणु देवी जो अति पिछड़ा समाज से आती हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, बीजेपी ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया था, अभी बिहार में वर्तमान में मंत्री भी हैं, उनके पास काफ़ी अनुभव भी है। तो जाहिर तौर पे बीजेपी ने इस बार जिन्हें भी टिकट दिया है, इंटरनल रिपोर्ट लेने के बाद 1 लेयर 2 लेयर ने 3-3 लेयर तक सर्वे किया। अभी 22 नाम आने बाकी हैं आनंद, अभी 22 नाम आने बाकी हैं। 71 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जो है वो जारी की गई है, ये पहली लिस्ट है और अभी 22 उम्मीदवारों के नाम आने बाकी हैं और संभवतः उस 22 नाम में भी इन्हीं कैलकुलेशन को ध्यान में रख करके कैंडिडेट तय किए जाएंगे। विवाह 30 और उम्मीदवार, चूंकि 101 सीट पर बीजेपी लड़ रही है इस बार, तो 71 का लिस्ट आ गया है और 30 और बचे हैं, जिस तो कुल मिला के बीजेपी के कोटा में जो 101 सीट आई है, तो 30 सीट अभी और बचे हैं, जिस पर देखना दिलचस्प होगा कि 71 के बाद जो अगली लिस्ट आती है बीजेपी की, उसमें कौन सा समीकरण बीजेपी ने साधा है। बिल्कुल, अभी 30 नाम आने बाकी हैं और उन 30 नामों पर भी निगाह टिकी हुई। आनंद हमारे साथ लगातार बने रही, एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस इस बड़ी खबर पर। बिहार में किसकी बहार लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।